देखो जी, आईपीसी का लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं। आईपीसी का लेक्चर नंबर 1 है ये। सबसे पहले ये बता दो जी, आईपीसी होता क्या है, क्या होता है आईपीसी, क्या है? देखो भैया, ये है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ है तो ऑब्वियस सी बात है ये किससे डील करेगा, क्राइम से। लेकिन आईपीसी पे जाना तो दूर की बात है, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्राइम क्या होता है। पहले इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। वेरी जनरल टर्म जो हमने बहुत बार सुनी होगी, क्राइम। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, जो कोई ऐसी चीज हो रही है जिससे हमारे राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, वो क्राइम हो रहा है। जैसे किसी को मारना गलत बात है तो वो एक क्राइम है, किसी की चीज उठाना गलत बात है, वो भी एक क्राइम है, लूटपाट करना क्राइम है। तो क्राइम का मीनिंग हम क्या कह सकते हैं? समथिंग विच इज अगेंस्ट पब्लिक लॉ। ठीक है, जो कि पब्लिक लॉ के अगेंस्ट है उसे हम कहेंगे क्राइम। लेकिन क्राइम की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में देखा जाए तो क्या है, ये फर्स्ट नंबर पे आपको डेफिनेशन दी गई है कि क्राइम एक ऐसा एक्ट है जो कि लॉ फॉरबिड करता है करने को, एंड क्राइम इज अगेंस्ट द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ध्यान देना, मोरल सेंटिमेंट्स, ये वर्ड के ऊपर मोरल सेंटिमेंट्स, मतलब क्राइम जो है वो सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है। जनरल सी बात है ना। अब सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट्स, मोरल वैल्यूज भी यही कहते हैं कि हमें किसी को नहीं मारना चाहिए, और अगर हम किसी को मारते हैं तो वो सोसाइटी के मोरल सेंटिमेंट्स के भी अगेंस्ट होता है और वो क्राइम भी होता है। सोसाइटी के मोरल वैल्यूज ये भी कहते हैं हमें किसी की चीज नहीं उठानी चाहिए। अब अगर हम किसी की चीज ऐसे ही उठा लेते हैं तो वो मोरल सेंटिमेंट्स के भी अगेंस्ट होता है और वो क्राइम भी होता है। तो इसका मतलब क्राइम इज समथिंग विच इज अगेंस्ट द मोरल सेंटिमेंट्स ऑफ अ सोसाइटी एंड विच इज फॉरबिडन बाय लॉ। बट यहां पे जो मॉरल सेंटिमेंट्स है इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखो, मॉरल सेंटिमेंट्स कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि दीज आर मॉरल वैल्यूज। लेकिन मॉरल वैल्यूज तो चेंज होती रहती है ना, पर्सन टू पर्सन, रीजन टू रीजन। कैसे चेंज होती रहती है? जैसे मान लो कि आप जो है वो एक वेजिटेरियन पर्सन है, मैं एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन हूं। अब यहां पर आपके लिए नॉन वेज खाना आपके मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट है, लेकिन मेरे लिए नॉन वेज खाना इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, इट इज नॉट अगेंस्ट माई मॉरल वैल्यूज, राइट? तो मतलब यहां पर आपके हिसाब से आपकी मॉरल वैल्यूज अलग हो गई, मेरी अलग हो गई। मेरे हिसाब से शॉर्ट्स कपड़े पहनना कोई भी मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वहीं अगर कोई और पर्सन है, मे बी उसके हिसाब से शॉर्ट कपड़े पहनना उसकी मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट है। तो मतलब मॉरल वैल्यूज तो पर्सन टू पर्सन भी चेंज होती हैं। अब क्योंकि क्राइम जो है ये डिपेंड करता है मॉरल सेंटिमेंट्स के ऊपर, मॉरल वैल्यूज के ऊपर, और मॉरल वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि क्राइम भी चेंज होता रहेगा, इसका नेचर भी चेंज होता रहेगा। तो देखो, अगर क्राइम का नेचर चेंज होता रहेगा तो इसकी तो हम कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं बना सकते ना, इसलिए आपको क्राइम की कहीं पे भी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी। हाँ, आपके बुक्स में आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, आप उन डेफिनेशंस को पढ़ सकते हैं। फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको उन डेफिनेशंस को, उनके जो जिन्होंने दी है उनका भी नाम साथ में पढ़ना है, याद करना है। और अगर आप वैसे ही कर रहे हैं तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन। अब बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। देखो, अगर क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करना है ना तो उसके लिए सबसे पहले तो ये बात है कि एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, दूसरा मेंस रिया होना चाहिए, तीसरा एक्टस रिया होना चाहिए, और चौथा इंजरी। मतलब सबसे पहले से बात करते हैं ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग यहां पे क्या मतलब है कि जो एक्ट किया गया है वो किसी ह्यूमन बीइंग ने ही किया हो तभी हम उसे कह सकते हैं कि ये एक क्राइम हुआ है। मतलब अगर कोई जानवर एक इंसान को मार रहा है ना, हम ये नहीं कहेंगे कि एक क्राइम हुआ है और इस जानवर को पनिश किया जाए। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि जो एक्ट हुआ है वो ह्यूमन बीइंग ने ही किया है या नहीं किया। अगर वो ह्यूमन बीइंग ने किया है तभी वो एक क्राइम कहलाएगा। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे अगर कोई एनिमल किसी को मार देता था या कोई एनिमल ऐसे कुछ गलत काम कर देता था ना, तो एनिमल को भी पनिशमेंट दी जाती थी बहुत पहले। लेकिन एनिमल क्या ही जाने कि मुझे किस चीज की पनिशमेंट मिल जा रही है, ठीक है? तो इसलिए वो पार्ट अब हट गया। अब क्या है, अब ह्यूमन बीइंग ने अगर कोई एक्ट किया है उसे ही पनिशमेंट मिलती है। अब अगर किसी ने पेट रखा हुआ है,
पेट रखा हुआ है, वो पेट अगर कोई गलती करता है ना तो पेट को तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी उस क्राइम की, वो पनिशमेंट किसको मिलेगी, उसके ओनर को मिलेगी। लेकिन उस ओनर को भी इस बात की पनिशमेंट नहीं मिल रही है कि उसके पेट ने कुछ गलत किया है, उसे इस बात की पनिशमेंट मिल रही है कि वो प्रॉपर तरीके से टेक केयर नहीं कर पाया है अपने पेट की, इसलिए उस ऑनर को पनिशमेंट मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अभी जो हमारा बेसिक फंडा है वो ये है कि एक्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं कर रहा होना चाहिए, कोई एनिमल को हम पनिश नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई पेट किसी का ऐसे कुछ गलत करता भी है तो उसके ऑनर को लायबल ठहराया जाता है। सेकंड जो इसका एलिमेंट है वो है मेंजरिया। देखो मेंजरिया क्या होता है, मेंजरिया का मतलब होता है इविल इंटेंट, रॉन्ग इंटेंशंस। अब देखो मेरे से कुछ गलत हो गया लेकिन मेरी ऐसी कुछ इंटेंशंस नहीं थी, तो उसमें मेरी तो वैसे कोई फॉल्ट नहीं है ना। अगर मैं कुछ गलत इंटेंशन से ही ऐसा कर रही हूं तब तो आप कह सकते हो कि मैंने गलत किया है। मान लो कि आप कहीं गए और वहां पे मैं भी थी, आपका वहां पे बैग पड़ा था, आप वो बैग वहां पे छोड़ के इधर उधर कहीं चले गए। अब मुझे लगा गलती से कि ये बैग मेरा है, मैं वो बैग को उठा के चली गई, लेकिन यहाँ पे मेरी रॉन्ग इंटेंशन नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने थेफ्ट किया है, मैंने चोरी करी है। ठीक है ना, पहले तो इंटेंशन देखना बहुत जरूरी होता है। पहला तो आपने देखना है वो पर्सन ह्यूमन बीइंग है जिसने एक्ट किया है या नहीं किया, दूसरा देखना है उसकी इंटेंशन को। जो इंटेंशन है वो एक इविल इंटेंट होनी चाहिए, एक रॉन्गफुल इंटेंशन होनी चाहिए। अब इसके लिए एक मैक्सिम यहां पे लिखा है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। इसका मतलब है एक्ट इटसेल्फ डजंट मेक्स मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस वर सो। मतलब अगर किसी ने कुछ एक्ट कर भी दिया है गलत लेकिन उसके पीछे इंटेंशंस नहीं थी तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो गिल्टी नहीं था। जब तक उस पर्सन की इंटेंशन नहीं है ना तब तक उस पर्सन को आप ये नहीं कह सकते ही इज गिल्टी। यही कहता है ये मैक्सिम। तो मेंस रिया को दर्शाने के लिए आपके आईपीसी में बहुत सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, इंटेंशनली, नोइंगली, मैलिशियसली। ये सारे वर्ड्स जो है ना ये मेंस रिया को दर्शाने के लिए ही यूज हुए हैं, फ्रॉडुलेंटली, नेग्लिजेंटली, ये सभी वर्ड्स है मेंस रिया को दर्शाने के लिए यूज हुए हैं। तो मतलब पहली तो बात ये होगी कि ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है, दूसरा उसकी एक रॉन्गफुल इंटेंशन होनी जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शंस होती हैं जहां पे मेंजरिया ना भी हो, मतलब रॉन्गफुल इंटेंशन ना भी हो, तब भी आप गिल्टी ठहराए जा सकते हैं। वो कौन कौन सी इंटेंशन है? सबसे पहली तो एक्सेप्शन ये है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है ये सब मैंने डिटेल में एक वीडियो में समझाया हुआ है, वो वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो जाके आप चेक कर लीजिएगा। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के केस में, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस में बिना आपकी रॉन्गफुल इंटेंशन के आपको गिल्टी ठहराया जा सकता है। एंड थर्ड केस हो सकता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ। मान लो कि अब हमें पता है कि हमारे देश में कोई भी नशा लेके आना, ठीक है, वो गलत बात है, वो एक क्राइम है और उसके लिए हमें सजा हो सकती है। अब कई बार कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं कि वहां पे कुछ नशे जो होते हैं वो लीगल होते हैं। अब अगर कोई पर्सन वहां से यहाँ इंडिया में आ रहा है वो नशा कैरी करके जो वहां पे लीगल है, यहाँ पे पुलिस उसे पकड़ ले, कोर्ट में ले जाए, कोर्ट उससे पूछे, अब वो ये नहीं कह सकता कि मुझे माफ कर दो, मुझे तो पता भी नहीं था कि आपके यहाँ ये इलीगल है, हमारे तो वहां पे कंट्री में लीगल है। तो अब ये कह के नहीं बच सकता वो, क्योंकि भैया इग्नोरेंस ऑफ लॉ तो एक एक्सेप्शन है, भले आपकी रॉन्गफुल इंटेंशन नहीं थी तब भी आप गिल्टी ठहराए जाओगे। और ये जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है ये एक मैक्सिम के ऊपर अगेन डिपेंडेंट है, दैट इज इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। मतलब अगर लॉ को कोई इग्नोर कर रहा है तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, उस एक्सक्यूज को लेकर आप बच नहीं सकते। तो मेंजरिया बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे मेंजरिया होना जरूरी नहीं है, तब भी आप गिल्टी ठहराए जा सकते हो इवन दो आपकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। अच्छा ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग है, उसने बैड इंटेंशन भी रख ली कुछ गलत काम करने की। अब बैड इंटेंशन के बाद क्या है, सिर्फ बैड इंटेंशन रखने से तो उसे गिल्टी नहीं ठहरा सकते ना, उसके बाद एक्टस रिया होना जरूरी है। तो एक्टस रिया होना जरूरी है का मतलब क्या है कि वो पर्सन ने कुछ एक्ट भी किया हो,
उस गलत इंटेंशन के साथ कुछ एक्ट भी किया है, तभी हम उसे गिल्टी ठहरा सकते हैं। तो एक्टस रियस का मतलब है कुछ एक्ट या फिर ओमिशन। एक्ट का मतलब जो उसे नहीं करना चाहिए था उसने वो कर दिया, या फिर ओमिशन का मतलब जो उसे करना चाहिए था लेकिन उसने जानबूझ के विद रॉन्ग इंटेंशन नहीं किया। तो अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो उसने एक्टस रिया भी किया है। लेकिन अगेन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने जो एक्ट किया है वो वॉलंटरली किया है। ये नहीं है कि मैं अगर किसी के गन पॉइंट के ऊपर बंदूक रख के कह दूं कि जाओ तुम्हें वो उस बंदे को मारना है, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो तुम्हें यहाँ से उड़ा दिया जाएगा। अब वो चाहे ही बुरी इंटेंशन के साथ उस बंदे को मारने गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है, उसका एक्ट वॉलंटरीली नहीं है, यहाँ पे वो बाउंड है, उससे जबरदस्ती वो काम करवाया जा रहा है, तो ही इज नॉट गिल्टी। हाँ, अगर उसने वॉलंटरीली ये काम किया है, ही इज गिल्टी। तो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, रॉन्ग इंटेंशन होनी चाहिए और एक्टस रियस होना चाहिए, जो कि वॉलंटरीली होना चाहिए, उसकी अपनी मर्जी से किया गया होना चाहिए। और उसके इस एक्ट से किसी को इंजरी पहुंची है, ये हो गया चौथा इंग्रेडिएंट। अब इंजरी पहुंच सकती है उस पर्सन की बॉडी को, उस पर्सन के माइंड को, या किसी के प्रॉपर्टी को, या किसी की रेपुटेशन को। तो इंजरी अगर किसी की बॉडी को पहुंची है, किसी की माइंड को पहुंची है, प्रॉपर्टी को पहुंची है, रेपुटेशन को पहुंची है, उसके बाद इंजरी के बाद हम ये कह सकते हैं कि क्राइम हुआ है। तो क्राइम होने में ये चार चीजों की कहानी है। सबसे पहले तो एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, दूसरा उसका इंटेंशन होना चाहिए, बैड इंटेंशन होनी चाहिए, उसके बाद उसने कुछ ऐसा एक्ट किया रॉन्ग इंटेंशन से जिससे किसी को इंजरी हुई, तभी हम कहेंगे क्राइम हुआ है। अब यहाँ पे ना एक केस लो है, ये वाला रंजीत दी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ था, देखो मैंने आपको पीछे बताया ना कि मेंस रिया के लिए, बैड इंटेंशन के लिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं आईपीसी में, इंटेंशनली, नोइंगली, फ्रॉडुलेंटली, नेग्लिजेंटली। ये सारे वर्ड्स यही दर्शाते हैं कि बुरी इंटेंशन है। तो यहाँ पे केस था ना, केस में सेक्शन 292 लगा हुआ है। सेक्शन 292 कौन सा है, सेल ऑफ ऑब्सीन बुक्स, मतलब अगर कोई ऑब्सीन बुक्स सेल करेगा तो उसे सजा होगी। अब यहाँ पे एक पर्सन है जो कि ऐसी नोवेल सेल कर रहा है जिसमें ऑब्सीन थिंग्स के बारे में लिखा होगा या पिक्चर्स होंगी ऐसी, और वो कोर्ट में जाके कहता है कि देखो मुझे तो इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, मैंने तो बुक खोल के भी नहीं देखी थी नोवेल की, तो इसलिए आप मुझे पनिशमेंट ना दो। लेकिन कोर्ट कहती है कि देखो आपके ऊपर जो सेक्शन लगा है ना 292, वो सेक्शन में कहीं पे भी ये नहीं लिखा, नोइंगली वर्ड यूज नहीं किया गया। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नॉलेज नहीं थी, बिकॉज वहां उस सेक्शन में कोई नोइंगली वर्ड नहीं यूज किया गया। अब उस सेक्शन में अगर नोइंगली वर्ड यूज नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि आपको चाहे नॉलेज है या नहीं है, आप उस चीज के गिल्टी होंगे। ठीक है, तो इसलिए उस पर्सन को यहाँ पे गिल्टी ठहराया गया था इस केस में। सो ये केस जो है मेंस रिया के अंडर आता है। आई होप आपको एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्लियर हो गए, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए। आज के लेक्चर को एक बार सम अप फिर से कर देते हैं। सिंपल हमने यही करा कि क्राइम क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या है, एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, उसकी गलत इंटेंशन होनी चाहिए, उस गलत इंटेंशन के साथ उसने कुछ एक्ट किया जिसके कारण किसी पर्सन को इंजरी पहुंची, तो मतलब ये कह सकते हैं कि उसने क्राइम किया है। हम मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।